स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जुडिशियल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। जुडिशियल प्रोसेस के अंदर भी हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स एक रूमर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। कल आप देखिए कि कंप्लीट डे के अंदर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ पे इस रूमर के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो रहा है। रूमर क्या है यहाँ पे कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनके घर से कुछ मनी है वो रिकवर हुआ। फायर का इंसिडेंट होता है उनके घर के ऊपर में। फिर आप देखिए कि फायर के इंसिडेंट के बाद में फायर सेफ्टी का जब टीम पहुंचती है तो कुछ मनी वहां से मिला है। अब मनी एग्जैक्टली कितना है, क्या कुछ हजार रुपए हैं, कुछ करोड़ रुपए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है। एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन जज को ट्रांसफ़र है वो भी किया गया है अदर हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में। सेकंड, आप देखिए कि इस कम्प्लीटली जो रूमर है, जो डिस्कशन है उसके रिगार्डिंग में एक इन हाउस इंक्वायरी है उसको सेटअप किया गया। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे इन हाउस इंक्वायरी के बारे में रीड करते हैं। इन हाउस इंक्वायरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर में इस प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है। और आप देखिए कि 2015 के समय में इस जो प्रोसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर में बताया गया था कि इन हाउस इंक्वायरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्यों यहाँ पे जो जजेज हैं उनकी रिगार्डिंग में इंक्वायरी है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो बेसिकली किन पर्सन्स को यहाँ पे राइट है इन हाउस इंक्वायरी के रिगार्डिंग में। एक तो आप देखिए कि जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा इंक्वायरी को कैरी आउट किया जा सकता है। सेकंड, आप देखिए कि स्टूडेंट जो इंक्वायरी है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। 3 मेंबर्स का एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उस इंक्वायरी का मॉनिटरिंग है, उसका रिव्यू प्रोसेस है वो भी कैरी आउट यहाँ पे हुआ करता है। अब इस रूमर के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन रहा। वो जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर में इसके पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है वो कैरी किया गया कि हमारा जो जुडिशरी है उसको आप देखिए कि उसका जो अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स करने के पर्सपेक्टिव से या किस भी तरीके से जो करप्शन के जो चार्जेज हैं उसको डील करने के रिगार्डिंग में एक अथॉरिटी है वो होना चाहिए। नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन रहा, जिसको कि 2015 के समय में आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा उसको स्ट्रक डाउन है वो कर दिया गया था। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको ये हार्म किया करता था क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पर्सन है उनका अपॉइंटमेंट किया जाना था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो बिल है उसके अंदर में वो प्रपोज था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो बेसिक पॉइंट है उसके बेसिस पे इसको रिजेक्ट है या स्ट्रक डाउन है वो किया गया। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि कंट्री के अंदर में जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो जजेस के द्वारा ही किया जाता है। कोलेजियम सिस्टम है जो ओवर द ईयर्स के अंदर में उसका इवोल्वमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि फर्स्ट जज केस है जिसके अंदर में डिफरेंट डेफिनेशन था। फिर स्टूडेंट सेकंड जज केस है, सेकंड जज केस है 1993 का। फर्स्ट जज केस जिसको कि हम एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं 1982 के समय है, 1993 के समय में है। फिर स्टूडेंट्स 98 99 के समय में थर्ड जज केस है जिसके थ्रू हमारा जो प्रेजेंट समय में जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ करता है। कॉलेजियम के अंदर में स्टूडेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हुए हैं वो हुआ करते हैं। उनके द्वारा यहाँ पे एक नेम है वो सजेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट को। और आप देखिए कि जो नेम सजेस्ट किया जाता है वो भी 4:1 के साथ में यहाँ पे पास होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में। फिर गवर्नमेंट आप देखिए कि उन जजेस का जो नेम यहाँ पे सजेस्ट किया गया है उसको अप्रूवल कैरी आउट करता है। उस अप्रूवल के बाद में ही प्रेसिडेंट के द्वारा उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है। जजेस के अगर हम रिमूवल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि रिमूवल प्रोसेस वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है। जो स्पेशल काइंड ऑफ मेजोरिटी है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है पार्लियामेंट के अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनके कुछ अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग में एक जो नोटिस है वो प्रपोज किया गया था राज्यसभा के अंदर में। बेसिकली 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में रिजोल्यूशन को अगर इनिशिएट भी करना है तो उनका यहाँ पे कंसेंट रिक्वायर्ड हुआ करता है। 50 मेंबर्स उस नोटिस को प्रपोज करें। फिर आप देखिए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कि वो उस नोटिस को रिजेक्ट भी कर दें। अर्लियर फेज के अंदर भी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 2016-17 के समय में आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में एक इसी तरीके से प्रपोजल है वो लाया गया था उनके रिमूवल की रिगार्डिंग में, जिसको कि
प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट है वो कर दिया गया था। तो अभी उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे कम्प्लीटली जो डिस्कशन है वो था। और आप देखिए कि एनजीएससी को जब स्ट्रक डाउन किया गया था कोर्ट के द्वारा, तो उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ पे इवोल्व किया जाएगा, उसको लाया जाएगा जजेस की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में। रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो क्या हुआ है जुडिशियल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट 2013 के समय में अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद में हम जो लोकपाल एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है जो एग्जिस्टेंस में आता है। आप देखिए कि जो लोकपाल एक्ट है 2013 का, उसके थ्रू अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट का कैटेगरी के अंदर में रखते हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल का कैटेगरी के अंदर में रखते हुए हाई कोर्ट के जज को अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर बताया गया था लोकपाल के द्वारा। फिर आप देखिए उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिकली स्ट्रक डाउन है वो किया गया, स्ट्रक डाउन नहीं, उसको स्टे है वो दे दिया गया था। तो उसको स्टे कर दिया गया और आने वाले समय के अंदर में उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन रहेगा कि आप पब्लिक सर्वेंट का कैटेगरी के अंदर में जजेस को यहाँ पे आप कैरी आउट कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है जो बेसिक प्रोसेस है वो बताया गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहाँ पे हार्म हो सकता है लोकपाल के द्वारा अगर इस तरीके से उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में रखा जाता है, क्योंकि लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा है, गवर्नमेंट के थ्रू में है। अब आप देखिए कि अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि स्टूडेंट जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में है। जितना आप होमवर्क के रिगार्डिंग में कमेंट करोगे, अगर आपको नहीं पता है तो बुक को रेफ़र कीजिए, जो बुक है उसको रेफ़र कीजिए। जो अगर आप देखिए कि एक दिन के अंदर आप एक्सपर्ट लेवल है उसको नहीं अचीव कर पाओगे, अगर नहीं है तो हो सकता है 1-2 ईयर का समय लगे। 1-2 ईयर आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क करना है जो भी होमवर्क आपको दिया जाए। अभी हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में रीड किया है। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ये हमने किस कंट्री से लिया है। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से हमने लिया है, लक्ष्मीकांत नाम का एक बुक है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, उसका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के अंदर में कुछ टेबल्स दी गई हैं, सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स हैं डिफरेंट प्रोविजंस के, उस टेबल को अच्छे से याद रख लेना और जो वहाँ पे है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये हमने प्रोसेस है क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आप देखिए कि हमारा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है, जो वर्किंग है, उसके रिगार्डिंग में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मेजर प्रोविजंस को जो कैरी आउट किया गया वो 1935 एक्ट से ही लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और ये एक वन ऑफ द रीजन भी है बल्कीनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ऑलरेडी वो 1935 का जो एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की था। एक रीज़न ये भी है कि हमारे लीगल प्रोसेस से रिलेटेड जो पर्सन हैं, जुडिशियल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, एडवोकेट्स हैं, उनका मोर प्रेजेंस था हमारा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो उनके द्वारा काफ़ी डिटेल के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया। अदर रीजन क्या है बल्कीनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो भी एक रीजन है। आप देखिए कि काफ़ी सारा डाइवर्सिटी है, हर एक सेक्शन के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है उसको मेंशन किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दिस जुडिशियल प्रोसेस, इन हाउस इंक्वायरी एंड ये जो रूमर था उसके बारे में। फिर आप देखिए कि सदर्न इंडिया के स्टेट्स का यहाँ पे एक डिमांड था कि वहाँ पे जब डिलिमिटेशन कमीशन कंडक्ट होगा हमारी कंट्री के अंदर में, क्योंकि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2026 तक हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स है उनको फ्रीज किया गया है। अब 26 के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन है, नया सेंसस के बाद में उसको कैरी आउट किया जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। सदर्न इंडिया के स्टेट्स का कंसर्न ये है कि उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे डिक्रीज है वो हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा 1971 के समय से कंटिन्यूस पॉपुलेशन कंट्रोल का जो प्रोविज़न है उनको इम्प्लीमेंट किया गया। पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग है, उसको बेटर वे के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसी कंसर्न के रिगार्डिंग में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है, उनका एक मीटिंग है वो कैरी आउट होगा, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नागपुर का जो एरिया है महाराष्ट्र के, वहाँ पे जो वायलेंस है वो रहा है, जो बेसिकली औरंगजेब के रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, मुगल के जो लास्ट
तो आप देखिए कि जो हाईएस्ट जो पावर के अंदर में थे औरंगजेब हैं, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। औरंगजेब का टाइम पीरियड एक आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए। वैसे तो आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा मुगल एम्परर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ओवर द ईयर्स डिक्लाइन हुए हैं। मुगल हिस्ट्री है, जो दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है, ओवर द ईयर्स उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे गए हैं, काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर में। बट आपको टाइम पीरियड तो बेसिकली पता होना चाहिए। हो सकता है कोई यहाँ पे कंटेम्प्रेरी बेसिस पे सवाल है वो पूछ लिया जाए। औरंगजेब 1658 के समय पावर के अंदर में आते हैं और 1707 का जो समय है जब तक ये पावर के अंदर में रहते हैं। जब ये पावर के अंदर में आए थे तो अपने जो ब्रोदर्स हैं उनके साथ में आप देखिए कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन है, इनके साथ बैटल है वो लड़ी जाती है, चाहे वो मुराद के अलावा बक्स हों, दारा सिकोवा हों, तो आप देखिए उनके साथ भी अपना जो बैटल है वो लड़ा जाएगा। उसके बाद में भी जब ये पावर के अंदर में रहते हैं तो काफ़ी सारी जो सतनामी का विद्रोह है इन्हीं के समय होता है 1672 के समय में। बैटल ऑफ सराई घाट है जो उसी समय में फोर्ट होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में, अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सटेंड करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमें फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में भी काफ़ी बार रीड करते हैं कि जो फॉरेन ट्रैवलर हैं जो कि विजिट करते हैं, तो ये जो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है, दारा सिकोवा का जो समय है, उस समय में फ्रैंकोइस बर्नियर नाम के जो फॉरेन ट्रैवलर हैं वो विजिट के लिए आए थे। फ्रैंकोइस बर्नियर हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। वैसे यहाँ पे वायलेंस के बारे में मेंशन है वो किया गया है। ये है बेसिकली नागपुर का न्यूज़। यहाँ पे लंदन का जो एयरपोर्ट है, हिथरो एयरपोर्ट, वहाँ पे फायर इंसिडेंट के बारे में बताया गया। फायर इंसिडेंट होने की वजह से उसको कुछ समय के लिए वहाँ पे फ़्लाइट्स का जो ऑपरेशन है वो नहीं रहेगा। और आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनका स्टेटमेंट के बारे में है। उनके द्वारा नक्सलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया। 2026 ईयर तक हमें एलिमिनेट करना है, जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी को कैरी आउट करना है नक्सल मूवमेंट के रिगार्डिंग में। तमिलनाडु का जो लैंग्वेज का इशू है उसके रिगार्डिंग में भी इनके द्वारा मेंशन किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट, तो आप देखिए कि जो इनके पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा प्रपोज है। 3 लैंग्वेज फार्मूला कि जैसे कि मोर लर्निंग है, वो मोर यहाँ पे जो कम्पिटिटिवनेस है, मोर एरिया ऑफ डेट स्टडी है उसको कैरी आउट कर सके कोई स्टूडेंट अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर में या इनिशियल पार्ट के अंदर में। फिर आप देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान के बारे में भी एक जो कंट्रोवर्सी है तमिलनाडु एंड यूनियन गवर्नमेंट का। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है? समग्र शिक्षा अभियान क्या है? 3 जो यहाँ पे एजुकेशन का जो सेक्टर्स हैं उनको आप देखिए कि उनको डेट मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट? सर्व शिक्षा अभियान है। सेकंड है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। और फिर स्टूडेंट थर्ड है वहाँ पे टीचर्स एजुकेशन। तो इन तीनों जो स्कीम्स है उसको मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान लाया गया। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनका डिपोर्टेशन को कहा गया था यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको कि वहाँ के यूएस फेडरल जज के द्वारा उसको ब्लॉक है वो किया गया है, उसको रोका गया है कि उनका डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन है, डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से आप उनको इस तरीके से डिपोर्ट है वो नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा भी बताया गया कि आप जिस भी कंट्री के लिए जाते हो, जहाँ पे वर्क को कैरी आउट करते हो, तो वहाँ के आप देखिए कि डोमेस्टिक जो सेंटीमेंट्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए, डोमेस्टिक जो लॉज है उनको फॉलो कीजिए। उनके से एंटी सेंटीमेंट अगर आप कैरी करोगे तो आपको अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो आप देखिए कि उसके अंदर में इंडियन अथॉरिटीज़ किसी भी तरीके से कोई इंगेजमेंट है उसको नहीं शो कर सकते हैं। उस कंट्री का जो पॉलिसी है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट अगर यहाँ पे कोई अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका रायसीना डायलॉग के डिस्कशन के लिए वो आए थे, तो उनका स्टेटमेंट है वो मेंशन किया गया कि डेट यूएस एंड रसिया का जो डिस्कशन हुआ है रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में, तो रसिया को काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर बूस्ट है वो प्रोवाइड किया गया है यूएस के द्वारा। तो इनका कहने का मीनिंग यही है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंसेशन है, कोई बूस्ट है वो ना प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट 2014 के समय क्रीमियन जो पेनिनसुला का एरिया है, क्रीमियन सपोज कीजिए ये यूक्रेन है, यूक्रेन का लोकेशन को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। यूक्रेन का यहाँ पे आप देखिए कि क्रीमियन पेनिनसुला है जो कि ब्लैक सी ऑफ अजोव है
और यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है इस तरीके से। तो क्रीमियन पेनिनसुला को अब रसिया का ही पार्ट है यहाँ पे कंसीडर किया गया इस डिस्कशन के अंदर में, तो उसको जो बूस्ट है वो ना प्रोवाइड किया जाए, नॉर्वे के जो मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो पॉलिटिकल लीडर इंडिया के लिए आए थे, तो इंडिया और न्यूजीलैंड किस तरीके से एक दूसरे को कोलोबरेटिव मैनर के अंदर में जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। कम्प्लीटली जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, जोग्राफी बोथ कंट्रीज का डिफरेंट है। इकोनॉमी के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो $2 बिलियन का जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में ट्रेड है बोथ कंट्रीज का। डेयरी सेक्टर के रिगार्डिंग में एक सप्लाई चेन जो है वो सेटअप की जा सकती है। न्यूजीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, काफ़ी प्रोग्रेसिव डेयरी सेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। बट स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा जो आरसीईपी है, आरसीईपी देखिए कि जिसके रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा एग्जिट है वो किया गया था 2019 के समय में, उसका यही एक रीजन था कि कुछ कंट्रीज से स्पेशली इंडिया का जो डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर है उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में बहुत कंट्रीज के द्वारा टेररिज्म है उसको कंडेम किया गया, किसी भी फॉर्म के अंदर टेररिज्म है वो नहीं होना चाहिए। तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में है, ऑलरेडी हम इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हीट प्लान के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है, और हीट प्लान के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे भी हीटिंग प्रोसेस के बारे में ही मेंशन है। वैसे तो कम्प्लीटली जो एडवर्टाइजमेंट है वो है वोटर डे के रिगार्डिंग में। हमारा जो वोटर डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं जो 22 मार्च का जो डे है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स वोटर डे के रिगार्डिंग में भी यही डिस्कशन किया गया कि हीटिंग की वजह से ग्लेशियर का जो मेल्टिंग है वो कंटिन्यूस यहाँ पे है। डोकरियानी जो ग्लेशियर है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है डोकरियानी ग्लेशियर? ये है स्टूडेंट्स उत्तराखंड के अंदर में। उत्तराखंड के अंदर में डोकरियानी ग्लेशियर है। एवरीडे बेसिस पे आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो बताया गया है कि इतना एवरीडे बेसिस पे इसका मेल्टिंग है वो हुआ करता है, ईयर के अंदर भी इसका मेल्टिंग है। और जो 22 मार्च का जो डे है, जो वाटर डे है हमारा, उसको क्या आप देखिए कि ग्लेशियर्स हैं, प्रोटेक्ट करना है ग्लेशियर्स को, वही यहाँ पे जो मेन थीम है वो रखा गया है 2025 के वाटर डे के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है वो क्या है, ओवर द ईयर्स जो हीटिंग है वो इंक्रीज हुआ है। हमारे यहाँ पे अभी फरवरी का जो मंथ था तो आईएमडी जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बताया गया कि जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस राइज हुआ है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिसमें आप देखिए कि सदर्न पार्ट के स्टेट हैं, उड़ीसा है, गोवा है, तेलंगाना है, और जहाँ पे आप देखिए कि हीट वेव का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, हीट वेव का सिचुएशन क्रिएट हुआ। लास्ट ईयर भी जो समर का जो समय है काफ़ी हार्श जो समर है, स्कॉर्चिंग समर्स हैं वो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहा था जो अबाउ है नॉर्मल से 1 डिग्री 2-3 डिग्री अबाउ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसको क्या करना चाहिए, तो आप देखिए कि सस्टेनेबल मैनर के अंदर में जो यहाँ पे प्रोसेस को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिस भी वजह से हीटिंग्स हुआ है कंट्रीज़ को एक कोलोब्रेशन को सेटअप करना चाहिए। तो ग्लोबल फिनोमिना है स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज, एक कंट्री के थ्रू इसको नहीं डील किया जा सकता। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कोलोब्रेशन को सेटअप किया गया तो ही इसको आप देखिए कि जो रिड्यूस है वो किया जा सकता है, एवरेज मीन टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उनको रिड्यूस करने का ज़रूरत है। 2030 के समय में आप देखिए कि अभी जो रिसेंटली कोप का जो मीटिंग कंडक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ब्राज़ील के अंदर में नवंबर के समय में। तो आप देखिए कि इंडिया और ब्राज़ील कोलोबरेटिव मैनर के अंदर में क्लाइमेट चेंज को, हीट का जो प्लान है उसको यहाँ पे कैरी आउट करें। कुछ इसके अलावा अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मियावाकी कॉन्सेप्ट है। मियावाकी क्या है? मियावाकी है बेसिकली अर्बन एरिया के अंदर में प्लांटेशन का एक प्रोसेस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा भी आप देखिए कि एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव है वो चलाया गया, जो प्लांटेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके, और आप देखिए कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं उनको डील किया जाए। बट उसके भी कंसर्न है, आप देखिए कि जो फरवरी एंड मार्च के समय में हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर में फायर के इंसिडेंट्स हुआ करते हैं। तो अगर प्रॉपर वे के अंदर में उनका क्लीनिंग है, प्रॉपर वे के अंदर प्रोटेक्शन है वो नहीं किया गया तो फायर का जो इंसिडेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो उसका भी यहाँ पे कंसर्न्स को रेगुलेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बजट एज ए डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन है कि किसी भी कंट्री का जो बजट है वो बताता है कि उस बजट का मेन प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं।
बजट के अंदर में एक सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना होते हुए किन सेक्शंस को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, गवर्नमेंट किन के लिए अपना वर्क है उसको कैरी आउट करती है। तो इसी वजह से आप देखिए कि हमारा जो बजट है उसके अंदर में आपको एवरी सेक्टर का जो इंफॉर्मेशन है वो मेंशन किया जाता है, स्पेशली मार्जिनल जो सेक्शन है जिसमें आप देखिए कि वुमेन्स भी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल जो पर्सनस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। उनके रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो हुआ करते हैं। नेशनल प्रायोरिटीज़ के अलावा इकोनॉमिक विजन को ये आप देखिए कि रिफ्लेक्ट करता है बजट का जो डॉक्यूमेंट है। एग्जीक्यूटिव ड्राइवन ये कम्प्लीटली प्रोसेस है जो लेजिस्लेचर्स को साइडलाइन है वो करता है, उसका जो लिटिल मार्जिन है उसको कैरी आउट करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स बजट को एज ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बताया गया है। डेमोक्रेटिक जो यहाँ पे एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बताया गया। तो बजट के बारे में डिस्कशन है, बजट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। रीड जरूर से करना इस एडिटोरियल को। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में जब रीड करते हैं तो काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे कवर होता है, बट आप देखिए कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर ही इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसको सेटअप किया गया था, जिससे कि एग्जैक्ट डेट इंडो पैसिफिक का एक सब सेट के रूप से आप इसको देख सकते हो। इंडो जो रीजन है, इंडियन ओशियन जो रिम एसोसिएशन है, तो स्टूडेंट सब सेट के रूप से आप देखिए कि यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज भी इसका पार्ट हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा इंडियन जो आप देखिए कि जो एशियन कंट्रीज हैं, एशिया की कंट्रीज भी इसका पार्ट हैं, और ऑस्ट्रेलिया तक यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के। तो इसको कैसे यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल आप देखिए कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डाटा मैनेजमेंट के अलावा इंडियन ओशियन रीजन आप देखिए कि जो 75% ऑफ द ग्लोबल जो ट्रेड है उसको यहाँ से कैरी आउट होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कशन डायलॉग के रिगार्डिंग में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को सेटअप किया गया, सागर इनिशिएटिव को कैरी आउट किया गया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब इंडिया का यहाँ पे जो एग्जैक्ट प्लान है वो क्या है, अभी आप देखिए कि सागर को महासागर के रूप से भी कन्वर्ट है वो किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। बट स्टूडेंट्स इन सब डिस्कशन के अलावा भी आप देखिए कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे। ग्रेट पावर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रेट पावर्स का आपसी जो कंपटीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा रिम एसोसिएशन के अंदर में। इसके अलावा फंडिंग एक यहाँ पे मेन इश्यू है, फंडिंग का यहाँ पे मेन इश्यू है। और भी कुछ एग्जैक्ट जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। तो उन सबको ओवरकम करते हुए बेटर जो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। इंडिया को एज अपना लीडरशिप रोल है वो प्ले करना चाहिए। जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर में जो फूड क्रॉप्स के रूप से जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। और नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन को फाइल हुआ है कि नेशनल जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग में जो NIRF का जो रैंकिंग निकाला जाता है, NIRF का जो रैंकिंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे रोका जाए, क्योंकि उसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है किस बेसिस पे जो रैंकिंग है वो निकाला जाता है, जो स्टूडेंट्स को आप देखिए कि डाइवर्ट करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर में। ये पेटिशनर के द्वारा कहा गया है। अब हाई कोर्ट का जो मदुरई हाई कोर्ट है वहाँ से ये बेसिकली पब्लिश हुआ है कि अभी 2025 के समय एजुकेशन मिनिस्ट्री NIRF का जो रैंकिंग है उसको स्टॉप करे। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में नामीबिया के बारे में मेंशन किया गया। नामीबिया के वहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो पावर के अंदर में आई हैं। नामीबियन डेजर्ट भी है, एक कोल्ड करंट भी वहाँ से पास होता है नामीबिया से। तो कोल्ड करंट कौन सा पास होता है नामीबिया के वेस्टर्न कोस्ट से, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा एंटी जो कुछ स्टेटमेंट है वो दिया गया वहाँ की अथॉरिटीज़ का, तो एंटी स्टेट उसको स्टेटमेंट है वो मान लिया गया है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के अंदर में डेमोक्रेटिक काफ़ी बार इश्यूज़ हैं, टू मच इश्यूज़ हैं इस तरीके के, डिफरेंट ओपिनियन हैं। माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो भी सेक्शंस हैं माइनॉरिटी के, उनके अगेंस्ट में भी आप देखिए कि वायलेंस वो हुआ करता है काफ़ी बार। नेक्स्ट आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के बारे में है, कुछ प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया, और इंडोनेशिया के वहाँ पे एक जो वोल्कनो है उसका आप देखिए कि इरप्शन हुआ है उसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमने ये रीड किया है एग्जैक्टली लंदन के बारे में, और आप देखिए कि रसिया के द्वारा ओडेसा का जो एरिया है वहाँ पे स्ट्राइक है वो किया गया है।
रसिया के द्वारा ओडेसा जो कि पोर्ट का एरिया है डेट ब्लैक सी के अंदर अपना एरिया शेयर करता है, यूक्रेन का ये पार्ट है, तो वहाँ पे अब अपना स्ट्राइक है वो किया गया अभी पीस डिस्कशन के ही दौरान में। तो दिस इज ऑल द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर में जो भी बताया गया है उसको नोट डाउन करना, कमेंट सेक्शन के अंदर में जो होमवर्क दिया गया है वो ज़रूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।